उत्तर प्रदेश में जो इस वक्त हो रहा है वो सामान्य नहीं है। हम सिर्फ इस लिहाज से बात नहीं कह रहे हैं कि अतीक अशरफ की सनसनीखेज हत्या, उससे पहले उसके संगी साथियों और दूसरे बदमाशों का एनकाउंटर कितने फर्जी थे या कितने सही, इस पर मैं बिल्कुल बहस नहीं करूंगा। इस पर हमने अलग अलग कार्यक्रम किए हैं, कई बार शोज किए हैं। आज हम बात ये करना चाहते हैं कि कैसे 6 साल पहले जब योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी सरकार की बागडोर संभाली तो जिले जिले में माफिया का साम्राज्य स्थापित था। आज भी बहुत जगहों पे होगा, कई जगहों पर बहुत एक्टिव हैं आज भी। सैकड़ों एनकाउंटर हुए, कई बदमाश मारे गए, उसके बाद अभी भी संगठित अपराधियों से राज्य को मुक्ति मिल गई हो, ऐसा कहा नहीं जा सकता। करीब 5 से 6 हजार करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त की जा चुकी हैं। फर्क सिर्फ इतना पड़ा है कि अपराधियों के मन में थोड़ा खौफ आया है, जो शायद पहले बड़े नेताओं के संरक्षण और पुलिस प्रशासन और ब्यूरोक्रेसी के आला अफसरों के सपोर्ट से बेरोक टोक चल रहा था। ये कहने में गुरेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि 4 दशक तक अगर इस तरीके के दुर्दांत अपराधी अपना साम्राज्य चलाते रहे तो सपोर्ट तो जरूर मिला होगा। इसके किस्से सुनाए जाएं तो सच बताऊं कि सुनने वाला चक्कर खा के गिर पड़ेगा। अभी शो के दौरान ये सुनेंगे आप। एक पूर्व डीजीपी ने बताया मुझे निजी बातचीत में कि पहली बार मुख्तार अंसारी जब पकड़ा गया तो वो जेल में दरबार लगाता था, अपने लोगों से मिलता था और उसके जरिए अपने काम चलाता था। कई बड़े अधिकारी, यहाँ तक कि डीएम उसके साथ बैडमिंटन खेलते थे। अतीक अहमद को पकड़ने वाले पूर्व डीएसपी जब उसके घर गए तो एक बड़े आला अफसर सीआरपी उसके साथ बैठे हुए थे। सरकार और सिस्टम में गुंडे अपराधियों की पैठ इतनी गहरी 1 या 2 दिन में नहीं बनती, ये खौफ से बनती है। इसमें पैसा लगता है, इसमें धन की बहुत बड़ी भूमिका होती है और ये आज भी दिखती है। ये साम्राज्य हजारों करोड़ का है। अपराधियों का तौर तरीका इतना जटिल भी नहीं है कि जिसको समझा न जा सके। गांव के, शहर के अमीरों, व्यापारियों, ठेकेदारों, माफियाओं, डॉक्टरों, इन सब को देखिए, पैसे की वसूली होती है। फिर ये पैसा रूट होता है बिजनेस में, अपने कारोबार में, दुबई में, पार्टियों को चुनाव का चंदा देने में, प्रत्याशियों को लड़वाने में, अधिकारियों के बैंक बैलेंस भी बढ़ाने में। ज़रूरत पड़ने पर अपने बाहुबल का इस्तेमाल करके उनकी मदद भी की जाती है। अगर आम जनता की धारणा ये बन गई कि मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, विकास दुबे और मुन्ना बजंगी जैसे लोग सत्ता चलाते थे तो फिर इस ढकोसले का कोई मतलब नहीं रह जाता कि ये सब पॉलिटिकल लीडरशिप और पुलिस प्रशासन की मिली भगत के बगैर मुमकिन था। उत्तर प्रदेश की राजनीति पर नज़र रखने वाले हमें बताएंगे कि योगी आदित्यनाथ से पहले भी कुछ मुख्यमंत्री हुए जिन्होंने इस संगठन को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन लगता है कि उनकी कोशिश में कहीं कमी रह गई थी। नहीं तो हालात इतने खराब नहीं होते, इतने दुस्साहस नहीं होते कि इस वक्त की सरकार, जहां ये मशहूर है कि कभी भी एनकाउंटर हो सकता है, वहां भी दिन दहाड़े इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। जेल में बंद अपराधी से उसकी पत्नी रोज मिलने जा रही है, चित्रकूट में मुख्तार अंसारी के लड़के से, और वो भी अब जेल में है। तो ये दुस्साहस एक दिन में पैदा नहीं होता, इसमें दशकों लगते हैं। सवाल यह है कि अगर जाति धर्म को अलग करके रख दिया जाए और सिर्फ अपराधियों को उनके जुर्म के लिए सजा दी जाए तो इसका इफेक्टिव तरीका क्या होगा, कैसे सजात मिलेगी। उत्तर प्रदेश ही क्यों, ये तो किसी भी राज्य के लिए ऐसे गिरोहबंद अपराधियों से मुक्ति दिलाने का एक तरीका होना चाहिए। क्या इस नेक्सस को तोड़ने की राजनीतिक इच्छा शक्ति है या होनी चाहिए, या 2-4 घटनाएं महज एक मिसाल देने के लिए गिनाई जाएंगी? आज इसी सवाल को हम समझेंगे। एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी न हो, बातचीत अच्छे से हो, इसलिए हमने आज का जो पैनल बनाया है, जो मेहमानों को बुलाया है, वो बेहद खास है। नाम सुनेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि ये इस तरह के पैनल मैंने क्यों बनाया है। मेरे साथ है उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। इसके साथ ही आईपीएस लंबे समय तक सेवा कर चुके हैं, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर भी रह चुके हैं, यशोवर्धन झा आज़ाद साहब हैं। आज़ाद साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके साथ ही हमने एक वकील साहब को भी रखा, क्योंकि जुडिशरी पे भी बहुत बार सवाल उठते हैं कि 30 साल 35 साल मुकदमे चलते रहते हैं। कृष्णानंद राय का मुकदमा 32 सालों से चल रहा है। ये क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, इस पे जरूर बात होगी। साथ ही एक और पूर्व डीजीपी ए.के. जैन भी हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। सिंह सर, मैंने बहुत लंबी भूमिका बना दी और काफ़ी कुछ मैंने इसमें कहा, लेकिन इन सब सवालों के उत्तर आप लोगों से मैं जानना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने आज राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को नहीं बुलाया, जिससे कि वो बहस फिर दूसरी तरफ चली जाती है। 4 दशक तक एक अपराधी अपनी सत्ता चला रहा है,
20-20, 30-30 साल तक मुकदमे चल रहे हैं, गवाह मुकर जाते हैं। कृष्णानंद का अपना भाई हॉस्टाइल हो गया। ये एक दिन में थोड़ी होता है, ऐसे नहीं होता है। कितना खौफ, कितना मंजर, बताइए सर एक सिंह साहब, कैसे चलता है ये सब? नीरज जी नमस्कार, यशोवर्धन जी नमस्कार, AK जैन साहब अगर आ गए उनको भी नमस्कार। आप ये देखें 1978 में अतीक का पहला अपराध हत्या से शुरू हुआ, एक छोटा सा मान लीजिए टीनेजर, और उसके तुरंत बाद कुछ समय बाद वो MLA भी बन जाता है। और ये श्रृंखला जब चलती है तो वर्तमान में उसके ऊपर जो पंजीकृत अपराध हैं, IS 227 गिरोह जो पंजीकृत हुआ वो 125 से ज्यादा है। ये तो जो पंजीकृत है, जो पंजीकृत नहीं हुए, जिनकी हत्या करके कुएं में फेंक दिए गए, उनकी संख्या भी इतनी ही होगी। इसके आतंक का ये पर्याय था कि इसने अपने चांद बाबा की जो हत्या की, उसी के आसपास इसने एक मुखालिफ आदमी को घर पकड़वा के बुलवाया, और जैसे मटन शॉप पे बकरा टंगा रहता है ऊपर से, उसकी खाल उतार करके उसकी लाश को बाहर फेंक दिया चौराहे पे। पुलिस को फोन कर दिया कि अब इसको ले जाओ। पुलिसकर्मी कुछ गए थे तो उनको बंधक बना लिया, और जब शीर्षस्थ राजनीतिक दल के नेता, जो कहने भी आप समझ गए हो किसकी तरफ संकेत है, उन्होंने कहा तुम्हें हमारी कसम है छोड़ दो, बड़ी बदनामी हो रही है। राजू पाल की हत्या होती है तो राजनीतिक मंच से यह कहा जाता है कि इसमें अतीक निर्दोष हैं, मेरे आग्रह पे, मेरे अनुनय पे वो आत्मसमर्पण कर रहे हैं। नीरज जी, ये तो हुआ एक एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट है धनार्जन। कोई भी गवाह जाके गवाही नहीं दे सकता है, उसकी या तो हत्या होगी या पैसे से उसका मुंह बंद किया जाएगा। तीसरी बात, ऐसे माकूल अफसरों को ही वहां पोस्टिंग दी जाएगी उसके कार्य क्षेत्र में जो उसके हुक्म की तामील करें, जो स्वविवेक से काम करें या निष्ठा से, ईमानदारी से। उनका तुरंत तबादला हो जाएगा या अहित हो जाएगा। जैसे गवाहों का होता था, गवाह ने अगर पैसा कबूल नहीं किया तो उसकी हत्या ही होनी है। और कितने ऐसे गवाहों को जो हॉस्टाइल नहीं हुए, उनकी हत्या ही हो गई, मुकदमे फिर चले नहीं आपके। तो नीरज जी, अगर आप देखें राजनीतिक संरक्षण कि कल तक जो एक छोटा सा गमले का सफोला था, आज अगर एनाकोंडा और अजगर हो गया है, तो उसके पूछे भ्रष्ट राजनीति, सहयोग और ऑक्सीजन देने वाली राजनीति, और वो इकोसिस्टम जिसमें पुलिस और प्रशासन, राजनीति तीनों उसका समर्थन करके उसको पुष्पित और पल्लवित करा रहे थे। और ये एक अतीक की बात नहीं है, ये हर जिले में अगर 10 अतीक ना हो या अतीक की तरह अब उगते हुए सूरज ना हो, इसीलिए NN वोरा कमेटी बैठाई गई थी कि राजनीतिक अधिकारी और अपराधी इस गठजोड़ का खुलासा करें। नीरज जी, ये कहा जाता है कि इनकी इस तिकड़ी की जो लूट है, अधिकारी, अपराधी और राजनेता की, वो अंग्रेजों को भी पीछे ढकेल देगी, इतनी ज्यादा लूट हुई है। बहरहाल देश लोकतंत्र है, कम से कम अब समय आया है नीरज जी, कम से कम जाग जाए तो हम अपने आप को बचा सकते हैं, वरना घुन की तरह ये हमारी अर्थव्यवस्था को ही नहीं, समाज के ताने बाने को भी ये तहस नहस कर रहे हैं। अतीक ने तो एक कॉलोनी बनाई थी जो केवल मुस्लिम नगर के नाम से, जो कि केवल मुसलमानों की थी, वोट बैंक के लिए उसने एक तरीके से डेजिग्नेटेड टाउनशिप तैयार की थी, जिससे कि निर्विवाद, निर्विरोध वो इलेक्शन जीतता रहे। आजाद साहब, आप तो सर IB में भी रहे हैं और बहुत सारी ऐसी जानकारियां आपने ज़रूर सुनी होंगी, हासिल की होंगी। मैं यही समझने की आज कोशिश कर रहा हूं कि ये जो इकोसिस्टम तैयार होता है, जिसमें मैं तो मानता हूं कि इसमें व्यापारी भी शामिल होंगे, शहर के लब्ध प्रतिष्ठ लोग भी शामिल होंगे, वरना एक व्यक्ति अगर इतना गलत कर रहा है, उसके खिलाफ इतनी चीज़ें हैं, तो उसको वो इकोसिस्टम कैसे मिल जाता है? आप बताइए मेरे सर, ये कैसे चलता है? और न्याय मिलने भी देर, 30-30 साल मुकदमे चल रहे हैं, जज साहब भी पता नहीं सुन पा रहे कि नहीं सुन पा रहे। इलाहाबाद के लोग किससे सुनाते हैं कि 10 जजों ने अपने आप को रिक्यूज कर लिया था कि हम तो इसकी जमात याचिका ही नहीं सुनेंगे। मैं समझता हूं यूपी की जमीन, बिहार की जमीन और कुछ राज्यों की जमीन बहुत ही उपजाऊ है माफियाओं किसी के लिए, और इसके लिए पॉलिटिकल इकोसिस्टम ही नहीं, हमारा समाज भी उसके लिए दोषी है। हम ऐसे व्यक्ति की
एक तरह से पूजा करते हैं, जो कि जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कि निरंकुश जिसके पास पावर हो। तो लोग तो नीचे दबे रहते हैं, लेकिन उनको बड़ी ही आकांक्षा और इससे देखते हैं कि हमारे आका हैं, और इनको कहा जाता है कि ये न्याय देने वाले हैं, चाहे वो शहाबुद्दीन हो, चाहे वो मुन्ना बजरंगी हो, चाहे वो अतीक हो, चाहे जैसे भी ये लोग हो। विक्रम सिंह जी ने तो स्पष्ट कर ही दिया है कि एक पॉलिटिकल इकोसिस्टम है जो कि ऐसे लोगों को बढ़ावा देता है, और जब पॉलिटिकल इकोसिस्टम में लोग को बढ़ावा मिलता है इस तरह के लोगों को, तो बाकी जो जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, चाहे पुलिस हो, चाहे बाबू डम हो, ये सब धीरे धीरे उनके इन्फ्लुएंस में आते जाते हैं। दुख की बात यह है कि जहां एक व्यवस्था में इनको बढ़ावा मिलता है, दूसरी व्यवस्था समझती है कि इसका निकाल तो एक ही है, वो है एनकाउंटर है। तो हर व्यवस्था में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कि परे रखा जाता है। आज भी कई माफियोसी हैं, वो जेल में हैं या बेल में हैं, और आज भी यूपी के वांटेड लिस्ट में 50,000 से लेके 5 लाख वाले वांटेड क्रिमिनल्स हैं, और दूसरी ओर और भी गैंगस्टर्स हैं जो कि चुपचाप अपना समय काट रहे हैं, जिन एक एक के खिलाफ जो है केसेस प्रोसिक्यूट होने चाहिए। अब सवाल ये है कि इसके लिए क्या कर सकते हैं। न्यायपालिका जहां रहे ही नहीं, अगर 2004 में किसी के हत्या हो और 2023 में जो एक प्राइम विटनेस है उसको मार दिया जाए, तो किस तरह के आप क्यों नहीं ताली बजाएंगे अगर ऐसे माफिया की किलिंग हो तो। जब कानून व्यवस्था जर्जर है, कानून व्यवस्था ने न्यायपालिका जहां पर कि कोई आशा ही नहीं है किसी केस की कि, और अगर आपको न्याय मिल भी जाए अगर 30 साल के बाद, तो उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट तक मामला जा सकता है। तो ऐसे में मैं ये नहीं कहता हूं कि एनकाउंटर जवाब है माफिया राज का, लेकिन एक जर्जर न्यायपालिका भी तो जवाब नहीं है। सवाल यह है कि क्यों नहीं होता इसमें सुधार। सुधार इसलिए नहीं होता कि हमारे जो लॉ मेकर्स हैं, हमारे जो राजनीतिज्ञ हैं, उन्हें इस चीज की फुर्सत नहीं है। काफी अन्य चीज में व्यस्त रहते हैं। जिस देश में हर समय चुनाव हो, हर साल चुनाव हो, हर समय कहते हैं बाय इलेक्शन हो, इलेक्शन कमीशन सिर्फ इसी बात से खुश है कि हम रोज चुनाव करा रहे हैं। तो अगर प्रजातांत्रिक प्रणाली में सब अपनी अपनी व्यवस्था को ही देख रहे हैं, कोई ये न्यायपालिका की ओर नजर नहीं कर रहा है, तो मैं नहीं समझता कि इससे निदान होगा। और भी अतीक जन्मेंगे, और भी पॉलिटिकल सिस्टम्स आएंगे जो कि, और हर पॉलिटिकल सिस्टम, एक चीज अंत में एक चीज और बता दूं आपको नीरज जी, ऐसा नहीं है कि इसी व्यवस्था में सबसे ज्यादा 183 एनकाउंटर हुए हैं। 2002 से 2008 में भी आई थिंक 475 एनकाउंटर हुए थे पूरे भारतवर्ष में, जिसमें 231 या 32 यूपी का नंबर है। और उसके बाद भी 2009 से लेकर 2013 तक यूपी टॉप पे है एनकाउंटर में। तो इससे हमें निदान मिलेगा नहीं अगर हम कुछ प्रयास नहीं करें। और प्रयास भी करके हम कुछ ला सकते हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं हमारे क्रिमिनल जस्टिस है जिसपे कि यूनानिमिटी हो सकती है। लेकिन सवाल यह है किसी को समय नहीं है इस चीज के लिए, और कुछ लोग करना नहीं चाहते हैं। तो ले दे के वही जो खड़े जो जो एक बिल्कुल ही ईमानदार निर्भीक कुछ आईपीएस अधिकारी हैं जिनके चलते ये सिस्टम चलेगा लॉ एंड ऑर्डर का, और नहीं तो ये इसी तरह एक और जाता रहेगा, और एक निराशवादी हम सब जाए। बिल्कुल यशोधन जी, इस पर तो हम जरूर चर्चा करेंगे कि इसकी रेमेडी एनकाउंटर तो नहीं हो सकती, किसी भी सभ्य समाज में इसके तरीके दूसरे होने चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि क्या यही एक तरीका है। तो रेमेडी पे हम लोग डेफिनेटली आएंगे। अच्छा, मेरे साथ जैन साहब की बजाय रंजन द्विवेदी जी हैं, ये भी एक्स डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के। द्विवेदी सर, आप आईपीएस अफसर हैं, तीनों लोग राज्यों को चला चुके हैं और बहुत बड़े महकमे को चला चुके हैं। अभी आज़ाद साहब ने एक बड़ी बात कही कि कुछ बहुत अच्छे अफसर हैं जिनके दम पे ही चल रहा है। पुलिस जो अफसर हैं बड़े, जिनके पास ताकत है, जिनके पास कानून को इम्प्लीमेंट करने की शक्ति है, वो क्यों झुक जाते हैं? क्या पॉलिटिकल पावर इतनी ज़्यादा मैन्यूवरिंग है कि आप काम ही नहीं कर सकते बिना उनकी माने, और वो भी ऐसे मवाली गुंडों के लिए?
देखिए नीरज जी, मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि अगर पुलिस अधिकारी सही है, निष्ठावान है, तो कोई ऐसी पावर नहीं है जो उसको रोके सही कार्रवाई करने से। दिक्कत यह है कि पुलिस विभाग में भी जो है हमारे कई भाई ऐसे हैं जो कि ये नहीं देखेंगे कि सही चीज क्या है, अगली जाके बगली जाकेंगे, ऊपर से आदेश मांगेंगे कि क्या करें कैसे करें, और माफिया इन्हीं पीरियड्स का फायदा उठाते हैं। ऐसे पीरियड, ऐसे समय जहां पर कि नेता कमजोर है या उनका प्रेशर है, अधिकारी कमजोर है, उस दौरान वो क्राइम करके संपत्ति इकट्ठा करके शक्तिशाली होते जाते हैं। जब कोई अधिकारी सही आ जाता है, और तमाम ऐसे अधिकारी हैं जो बिल्कुल सही कार्य करते हैं, और उन पर देखिए एक और चीज है, आपको नेता भी जानते हैं कि अधिकारी कौन किस तरह का है। जैसा माननीय विक्रम सिंह जी ने कहा, हमारे सीनियर हैं और हम बड़ा उनका रिस्पेक्ट करते हैं। नेता भी जानते हैं कि कौन से अधिकारी ठीक हैं, और जो अधिकारी ठीक हैं, सही काम करते हैं, उनसे नेता भी जो है वो गलत काम कहने के लिए संकोच करते हैं। एक बात। दूसरा ये कि धीरे धीरे देखिए क्या हो गया है कि जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ रहा है, अब ये CNBC आवाज है, ये जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ रहा है, सरकार का एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, ठेके बढ़ रहे हैं, अधिकारी कमा रहे हैं, ठेकेदार कमा रहे हैं, तो अब माफिया को ये बड़ा एक अच्छा मौका मिल गया है कि बजाय इसके कि क्राइम करें, हम लोगों को मारें, जो लोग कमा रहे हैं उनसे ही धीरे धीरे पैसा ऐंठते जाओ। और देखिए एक मामले में हम कहेंगे कि ये अतीक जो है ये थोड़ा कच्चा खिलाड़ी था। क्यों? कोई भी जो है परिपक्व क्रिमिनल, कोई भी परिपक्व जघन्य अपराधी कोशिश करता है कि हम पुलिस के खिलाफ ना जाए, वर्दी पे प्रहार न करें। क्यों? क्योंकि ये विधि का विधान है, हिंदुस्तान नहीं, ये पूरे विश्व का, कि अगर वर्दी के ऊपर कोई हमला करता है तो 90% ऐसा होता है कि उसकी अप्राकृतिक मृत्यु होती है। चाहे पुलिस के हाथ हो, चाहे गैंग के हाथ हो, वो मारा जाता है। ये विश्व का, ये सिपाही जो है अमावस्या की रात में 2 सिपाही साइकिल में जा रहे हैं गांव देहात में राइफल टांगे, तो उनकी सिक्योरिटी क्या आप सोचते हैं राइफल है? उनकी सिक्योरिटी ये उनको पता है कि उनके ऊपर कोई हाथ उठाएगा तो फोर्स उसका जवाब देगी और वो बख्शा नहीं जाएगा। तो अतीक की ये कमजोरी थी कि उसने जो है इस प्रकार से पुलिस में प्रहार किया। पुलिस वालों की बहुत रक्षा भी करता होगा, वो बहुत पैसा भी देता होगा, और लिहाजा कई उनके उसको सपोर्ट भी करते होंगे। पर एक और देखिए आपकी एक पिक्चर आई थी गॉडफादर, तो उसमें मार्लोन ब्रांडो जो है, उसको जब मालूम पड़ता है कि उसका लड़का अल पचिनो उसने पुलिस वाले को मार दिया है, तो बहुत दुखी होता है, रोता है वो कि बड़ी गलती कर दी। यहां क्या हुआ, जब उसका लड़का मारा गया अतीक का, तो वो रो रहा है। तो कहने का मतलब है ये अतीक जो है लोकल किस्म में गुंडा था, नीची सोच थी उसकी, छोटी सोच थी, और उसका ये अंत होना ही था। और ये जी विक्रम साहब ने कहा पहले, ये जो एक सिचुएशन आप एक्सप्लेन कर रही है सही ऐसा होता है, लेकिन ये इकबाल कि उसके मन में ये खौफ है कि अगर हमने पुलिस वाले के ऊपर हाथ उठाया तो मैं बचूंगा नहीं, अप्राकृतिक मौत होगी, ये इकबाल आम जनता के लिए पुलिस के जरिए क्यों नहीं एस्टेब्लिश होता है? नहीं देखिए होता है, रिजीम पे डिपेंड करता है। अब आज की तारीख में ये सब कितने, कई चैनल में देखा होगा आपने, कई लोग सामने आए हैं जो पीड़ित थे, वो कैमरा फेस कर रहे हैं। क्यों? कि उनको पता है कि इस समय सरकार ऐसी है, मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिन पर कि लेश मात्र प्रभाव नहीं है, किसी वेस्टेड इंटरेस्ट पर झुकते नहीं है, वो ना झुकेंगे, तो लोग खुल के सामने आ रहे हैं। जब ऐसी सरकारें आती हैं और अच्छे अधिकारी होते हैं, तब ये लोग सामने आते हैं और इन पर दबाव बनता है। पर क्या है, देखिए अगर जो कोई व्यवस्था अगर अच्छे अधिकारी और बुरे अधिकारी पे निर्भर होगी तो व्यवस्था चल नहीं पाएगी। एक पुरानी कहावत है इकोनॉमिक्स की कि बैड मनी ड्राइव्स गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन। ठीक है, जो खराब करेंसी है, सिक्के हैं, वो अच्छे सिक्कों को बाहर कर देंगे।
आवश्यकता इस बात की है कि पुलिस के का जो काम है उसमें आमूल चूल परिवर्तन किया जाए। क्या बात है कि साइकिल चोरी की तफ्तीश में पुलिस इतना टाइम लगाती है, लेकिन सड़क बनाने में 100 करोड़ की चोरी हो गई, उस पर कोई तवज्जो नहीं होती। जो ईओडब्ल्यू का महकमा है, जिसको कि संभवतः बहुत बड़ा होना चाहिए, वो छोटा सा महकमा और ऐसा महकमा है तिरस्कृत, जिसमें कि अधिकारी जाना नहीं चाहते हैं और राजनयिक भी ऐसे अधिकारी को पोस्ट करते हैं वहां पे जिनको कि सोचते हैं मैं नाइस हटा दो। जी द्विवेदी हमारी सोच में बहुत कमी है। रंजन जी, आप ये फिर आपकी बात से मुझे ये मानने को मैं मजबूर हो रहा हूं कि इसमें बहुत हद तक सिस्टमिक प्रॉब्लम है और उस सिस्टम में बहुत सारे पुलिस के लोग भी मिले होते किसी न किसी कारण से। मैंने पहले ही कहा कि इसमें समाज के विभिन्न वर्गों के लोग मिले हैं, वरना इतना बड़ा इकोसिस्टम एक दिन में अकेला एक अपराधी तैयार नहीं कर सकता। आपने एक बात अभी कही कि, और ये मैंने महसूस भी की, विक्रम सर मेरा सवाल आपसे है, फिर मैं यही सवाल आजाद साहब से भी लूंगा कि अभी आप हाल फिलहाल की घटनाओं में देखिए कि बहुत सारे पुलिस के पूर्व बड़े अधिकारी खुल के बोल रहे हैं, जैसा भी रंजन साहब ने कहा। क्या बदलाव हुआ है क्या सरकार की मंशा में? निसंदेह नीरज जी बहुत बदलाव हुआ है, क्योंकि अब सच्चाई की ओर जी बिल्कुल हुआ है। विक्रम सर से सवाल है मेरा। जी नीरज जी, निश्चित बदलाव आया है और इस बदले हुए वातावरण में लोग निर्भीक होकर के माफिया, संगठित अपराधियों और भ्रष्ट राजनेताओं की आलोचना कर रहे हैं। आपके चैनल पे भी कर रहे हैं और करते हैं, मैंने देखा है। ये एक सुखद एक अनुभव है, अनुभूति है, और ये स्वस्थ परंपरा की जो है आधारशिला है। इसके पहले तो आदमी भयाक्रांत रहता था, इनके बारे में कह दिया तो कोई ऐसा ना हो इसके दुष्परिणाम हो जाए, और दुष्परिणाम होते भी थे। हमारे साथ तो यशस्वी पुलिस अधिकारी रहे यशोवर्धन जी, रंजन जी, जो कि बुद्धिजीवी है, उनका जो कार्य और आचरण है उत्कृष्ट कोटि में गिना जाता रहा है, उनकी बहुत अच्छी छवि है। ये बताएंगे कि आर्म ट्विस्टिंग के और किस तरीके से गला घोटने के कुत्सित प्रयास समय समय पर किए जाते रहे। उस दौर में भी ऐसे अधिकारी थे रंजन जी की तरह, यशोवर्धन जी की तरह, जो किसी अनर्गल दबाव के नीचे झुके नहीं। लेकिन ऐसे अधिकारियों की संख्या कितनी थी? 1% भी नहीं, 1% भी नहीं। जब मैं कह रहा हूं अधिकांश वो थे कि मैं सेवा करने आया हूं, मैं किसी तरीके से अपना समय काट लूं, प्रतिकूल परिस्थिति है। लेकिन आज जो नीरज जी आपका प्रश्न है, लोग अगर खुल करके बोल रहे हैं, शासन प्रशासन का सहयोग और समर्थन कर रहे हैं, मैं रंजन जी की बातों से पूरी तरह सहमत हूं। रंजन जी का मैंने जीवन में पहली बार एक राजनीतिक वक्तव्य सुना है, और क्यों ना हो, जो उनका वक्तव्य है वही मेरा भी वक्तव्य है कि वर्तमान सरकार में नो नॉनसेंस, जीरो टॉलरेंस की जो बात है, और राजनीति से न आपका, हम में से तीनों से किसी से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है, न हमें कोई राजनीतिक लाभ किसी से प्राप्त करना, न कोई टिकट लेना है। लेकिन जो सच्चाई ये है कि नो नॉनसेंस, जीरो टॉलरेंस की जो बात आज है, ऐसी देखने को कम मिलेगी। विक्रम सर, सच बताऊं, बहुत ईमानदारी से मैं कह रहा हूं, इस शो को जब मैं दिमाग में प्लान कर रहा तो पहला ट्रिगर पॉइंट यही था कि मैंने इस पूरे पिछले 10-15 दिन के घटनाक्रम में बहुत सारे सीनियर पुलिस ऑफिसर्स को खुल के बोलते हुए सुना। तो मैंने अपने यहाँ डिस्कस भी किया कि ये एक बहुत अलग सी चीज़ मैंने देखी है, ये क्या एक बदलाव है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमने आज आप लोगों को सिर्फ बुलाया कि मैं सिर्फ पुलिस वालों से बात करूंगा कि भाई ये क्या चेंज है क्या, या फिर ये सिर्फ ऐसा है कि इसलिए कि मार दिया गया तो चलिए हम भी बोल देते हैं। लेकिन मुझे एक छोटी सी बात ये पूछी सिंह साहब आपसे, आपके दौर में भी तो ये रहा होगा अतीक अहमद? बिल्कुल था, बिल्कुल था। जब डीजीपी था, वैसे तो इसने सुनिश्चित किया कि मैं इसके कार्य क्षेत्र में कभी ना आऊं। ये कैसे सुनिश्चित किया उसने? कि मैं दूर स्थान पे आगरा, नैनीताल, एटा, जो कि मतलब 300 किलोमीटर की दूरी में, अब सुनिश्चित किया, लेकिन यह इत्तेफाक रहा हो। लेकिन जब मैं डीजीपी हुआ तो पहला केस जिसमें सजा हुई मैंने ही पंजीकृत कराया, मैंने ही गैंगस्टर एक्ट में इसकी संपत्ति 14(1) में कुर करके इनको जेल भेजा, और उसी के ये मेरे डीजीपी बनने के ये 1 महीने के अंदर का सारा ये घटनाक्रम है। तो शाइस्ता और अपने मृतक बेटे असद को लेकर के ये मेरे कार्यालय में आई। असद तब मुश्किल से 6 साल का बच्चा रहा होगा, और माफी और हाथ जोड़ के गए कि हमारी तरफ से आपको कोई शिकायत न होगी, और मेरे ऊपर रहम करें। हम कहा मैं कौन होता हूं रहम करने वाला या बेरहमी प्रदर्शित करने वाला? आप और आपके गिरोह का कार्य अगर ठीक होगा तो मैं आपकी तरफ देखूंगा भी नहीं, और अगर आपने कोई दुस्साहस किया, ये मान के चलिए दुस्साहस तो आपका पूर्ण हो नहीं पाएगा, लेकिन उसके भयावह परिणाम आप, आपके पति और आपके गिरोह के लिए होंगे। मशवरा समझ लें या नसीहत समझ लें। जी आजाद साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या कुछ बदलाव है क्या इस वक्त सरकार की सोच में? ये एक पॉलिटिकल क्वेश्चन, लेकिन मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ये
इस वक्त में बड़ा मौजू लगता है मुझे, या फिर ये कैसे रूटीन जैसे चलता रहता है, या कुछ एक बदलाव है जिस वजह से बड़ी गाज गिर रही है? मुख्तार अंसारी भाई, अफजल अंसारी कह रहे हैं कि अगला नंबर क्या उनका आएगा, ये डर है क्या? नहीं, रूटीन तो मैं ऐसे नहीं कहूंगा, क्योंकि इतनी बेबाकी से मैं नहीं समझता किसी मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि हाँ मैं किसी भी माफिया को नहीं छोड़ूंगा। और भी मुख्यमंत्री आए हैं, उन्होंने भी माफिया के खिलाफ कार्रवाई की है। एक मुख्यमंत्री थे बिहार में जिन्होंने कार्रवाई शुरू की माफिया के खिलाफ, उन्हें 1 साल के अंदर ही हटा दिया गया, वो कांग्रेस के थे। लेकिन मैं ये अवश्य कहूंगा कि कार्रवाई जो है वो समान होनी चाहिए। और मैं अभी भी कह रहा हूं कि यहाँ के जो माफिया हैं, जो कुछ सुस्त पड़े हुए हैं, जो कुछ जेल में हैं, कुछ बेल में हैं, उन एक एक के खिलाफ अभियोजन पूरी दुरुस्ती से होनी चाहिए। अभी भी मोस्ट वांटेड लिस्ट में क्रिमिनल्स हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए। ये जरूर कहूंगा कि कुछ इलाकों में राहत की सांस जरूर मिली है, लोग कहते हैं। बल्कि इलेक्शन में एक ये मुद्दा, और खासकर जो गृहिणियों में था, मैंने हाउसवाइफ्स को सुना अच्छे अच्छे अंग्रेजी बोलते हुए दिल्ली में भी, कि हमारी जो बहू बेटियां हैं वो आजकल बिल्कुल ही सुरक्षित जाती हैं कॉलेज और शॉपिंग सेंटर्स वगैरह वगैरह। तो ये चीजें जो आपको मिलती है आम व्यक्ति से, इसमें जरूर कोई शक नहीं है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि देखिए, जब तक इस सिस्टम में हमारे लॉ मेकर्स, एमएलएज और एमपीज उस पार्टी के क्रिमिनल्स हैं, क्रिमिनल बैकग्राउंड है और भी हैं, उनके खिलाफ अगर एक समान कार्रवाई हो तो मैं पूरी इसके साथ कह सकता हूं, कॉन्फिडेंस के साथ, ये भी कार्रवाई है। मैं कहता हूं कि अच्छी कार्रवाई हुई है, लेकिन और कार्रवाई अपेक्षित। बिल्कुल, मैं इस बात से एग्री हूं, और बिना किसी भेदभाव के जो आरोप इस सरकार के ऊपर एक लगता है उसको भी सरकार को देना चाहिए। हालांकि वो आरोप तथ्यपरक नहीं है। मुझे ये सरकारी आंकड़ा मुझे दिया गया कि 183 लोग मारे गए पिछले 6 साल के एनकाउंटर में, जिसमें से 57 मुस्लिम है, जो कि 32% बैठता है, बाकी 126 गैर मुस्लिम है। तो ये आरोप तथ्यों के आधार पर तो नहीं फिट बैठता, लेकिन सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि वो अलग अलग तरीके के, वो टी सीरीज है, आप समझ रहे होंगे आप लोग, वो सब को, किसी को, कोई भी माफिया किसी धर्म जाति का हो, छोड़ना नहीं चाहिए, उसको उसके न्याय की परिणति तक पहुंचाना सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन एक और इलाका है जहां से भी बहुत शिकायतें हैं, वो है गुप्ता जी का इलाका, अदालत। राग सर सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही वरिष्ठ वकील हैं, उत्तर प्रदेश से भी बहुत अच्छे से परिचित है। सर, आपके यहाँ तो 32 साल तक मुकदमे चलते रहते हैं। वो जो 29 तारीख को मुकदमा होना है मुख्तार अंसारी और अफजल अंसारी वाला, ये 32 साल पहले का है। क्यों नहीं मिलता न्याय जल्दी? ये भी अभी आजाद साहब ने कहा कि ये भी एक बड़ा कारण है कि चले जा रहा, तारीख पे तारीख हो रही है। नीरज जी, 3 सर्वश्रेष्ठ भूतपूर्व पुलिस अधिकारियों के साथ आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आभार। और बहुत सारी बातें मेरे पूर्व वक्ताओं ने बोली हैं, और इस पूरी समस्या को 4 बिंदुओं में अगर देखें, और कोर्ट में वहीं पर आता हूं मैं, क्योंकि ये समस्या सिर्फ एक किसी खांचे में फिट करने से उसका सही आकलन नहीं होगा। और जैसा पूर्व वक्ता ने एक बोला, मैं थोड़ा सा सहमत हूं कि अतीक अहमद एक छोटा खिलाड़ी था या छोटा मर्ज था। वो पूरे भारतीय समाज, लोकतंत्र और हमारी जो व्यवस्था है उसमें जो अपराध का जो कैंसर, उसका बहुत बड़ा प्रतीक था। और उसको हम सबसे पहले इस तरीके से देखें कि जितने भी बड़े नेता हैं, चुनावी प्रचार के समय सामने वाले दल के ऊपर आरोप लगाते हैं, सरकार के ऊपर या विपक्ष के ऊपर, कि माफिया राज चल रहा है, और ये गंभीर आरोप है। लेकिन उसी माफिया राज चलने के बाद जब सरकारें बदलती हैं तो फिर उस माफिया राज पर कोई, क्योंकि माफिया सिर्फ जो अपराध है वो अपराध वाला माफिया नहीं है, और उसी माफिया राज के बहुत सारे लोग दल बदल करके दूसरे सिस्टम में आ जाते हैं। तो जो हमारी चुनावी प्रणाली है, और इस चुनावी प्रणाली में पिछले 75 सालों में कोई ठोस सुधार नहीं हुआ। आज जेल में रहने वाला आदमी वोट नहीं डाल सकता है, लेकिन जेल में रहने वाला आदमी चुनाव लड़ सकता है। आज हमारे जो राजनीति को धन बल के प्रभाव से मुक्त करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। तो अभी भी जिन लोगों ने अतीक को मारा है, तो अतीक को मारने वाले लोगों के ऊपर जो एक कहा जा रहा है, कन्फेशनल स्टेटमेंट है कि ये लोग भी माफिया बनना चाह रहे थे।
कैमरे के सामने मारने पर 302 लगता है, 302 लगने पर फांसी की सजा होती है, लेकिन जो कास्ट बेनिफिट रेशियो है या जो उनका रिवार्ड है वो इतना हाई है कि लोगों को व्यवस्था का डर नहीं है। और व्यवस्था कौन है? व्यवस्था संसद है, व्यवस्था सरकार है, व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट है, व्यवस्था मीडिया है। और इस पूरे सिस्टम में, जैसा कि पूर्व वक्ता ने ग्रेशम्स लॉ के बारे में बोला कि खोटे सिक्के और अच्छे सिक्कों के बारे में, उसमें एक सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि हमारा पूरा सिस्टम जो चेन स्नैचर हैं, छुटभइये लोग हैं, मीडिया हो या हमारी अदालतें हो, सिर्फ छुटभइये लोगों के ऊपर ही कार्रवाई होती है। और ये इस बात से रिफ्लेक्ट होता है कि हमारे जो जेलों में 90% से ज्यादा लोग ऐसे मामलों में बंद हैं जिनके पास जमानत होने के बावजूद जमानत देने के लिए पैसे नहीं है। और जो बड़े क्रिमिनल्स हैं वो पूरे सिस्टम को हाईजैक करके रखते हैं, क्योंकि उनके मामले कभी भी लिस्ट ही नहीं होते, कभी भी उनके मामले आते ही नहीं है। तो जब हम इन लोगों को इनकाउंटर में खत्म करते हैं या बुलडोजर से खत्म करते हैं, तात्कालिक तौर पर राहत होती है, लेकिन व्यवस्था में सुधार के लिए जो काम होने चाहिए, जैसे कि जो भूमि में कब्जे किए गए थे सरकारी जमीन में, किसके समय में कब्जा करके बनाया था, वो कौन अधिकारी था, हम उसकी पूछताछ नहीं करते हैं। किसने गलत तरीके से ठेके दिए, कौन वो नेता लोग थे जिन्होंने उसको टिकट दिया। अगर एक मकान मालिक अगर गलत किराएदार को रख ले तो उसको जेल भेज देते हैं। अगर कोई आदमी अपनी नौकर का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करा, जेल भेज देते हैं। लेकिन एक सरकारी खर्चे पर पलने वाला कोई भी राजनीतिक दल जब अपराधी को, माफिया को वो माननीय बनाता है, विधायक सांसद बनाता है, तो उनके खिलाफ हम कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? तो हमारे सारे जो सुधार हैं, वो जो संविधान का अनुच्छेद 324 है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, और उस निष्पक्ष चुनाव में जो एक हमारा पिरामिड बना है कि सत्ता हासिल करने के बाद आपके पास सत्ता के सारे सूत्र आ जाते हैं, और उस पिरामिड में किसी भी पार्टी की सरकार हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर, और मैं नहीं मानता कि उत्तर प्रदेश बिहार की बात है, ये पूरे देश का मर्ज है। आप महाराष्ट्र की राजनीति देख लीजिए, हो सकता है कि माफिया का वहां पर स्वरूप बदल गया हो, माफिया वो माफिया जैसा नहीं दिखता हो, लेकिन माफिया राज हर जगह पर है, और वो सरकारों बदलने के बावजूद भी वो रहता है। और उसके लिए हमें उन कानून के फेल्योर के सिस्टम्स को, उनको डिमोलिश करने के लिए आइडेंटिफाई करना होगा। और अभी भी वो बातें नहीं हो रही, वो बहस नहीं हो रही हैं, क्योंकि सुधार चालू होता है जब हम उस मर्ज को आइडेंटिफाई करते हैं। और जो जब तक इसमें पनिशमेंट नहीं होगा, जो लोगों ने संरक्षण दिया, जिनके समय में गलत काम किए गए, उन लोगों को दंड देने की व्यवस्था भी हो, तभी एक डिटरेंट आएगा। गुप्ता जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन अब तक तो मैंने नहीं देखा था कि कोई बहुत स्ट्रेटजी के तहत इन सब कार्यक्रमों को किया जाए। एक जिस मोड़ पे लाके आपने खड़ा किया, वहां से एक बहुत बड़ा सवाल बनता है कि ये जो सिस्टमिक प्रॉब्लम है, उस सिस्टम को कैसे तोड़ा जाए। एक माफिया के एलिमिनेट करो, जैसे आपने कहा कि वो 3 माफिया बनने आया था। अब ये पता नहीं बयान उन्होंने दिया है कहां से है, कैसे ही, लेकिन अगर इसको मान भी लें हम, तो ये जो भय है वो नहीं है। वो एक को मार के खुद माफिया बनना चाहते हैं। ये तो मतलब एकदम 1970 की फिल्मों वाली स्टाइल से आए कि इनको मार के मैं सबसे बड़ा माफिया बनूंगा। तो ये जो सिस्टमिक प्रॉब्लम है, उसको तोड़ने के लिए क्या कोई स्ट्रेटजी क्या है? लेकिन एक सवाल रंजन जी आपसे छोटा जवाब दिए, उसमें ब्रेक लूंगा, फिर ब्रेक के बाद रेमेडीज पे आऊंगा। रंजन साहब, क्या ये माना जा सकता है कि अगर ये सरकार इतनी मजबूत बहुमत वाली नहीं होती तो ये कार्रवाइयां हो नहीं रही होती? नीरज जी, ये सरकार के बहुमत, बड़ा बहुमत होना ये एक पक्ष है। ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि उस सरकार को लीड कौन कर रहा है, उसका चरित्र क्या है, और क्या वो वेस्टेड इंटरेस्ट से प्रभावित है। देखिए, मैं एक चीज आपको सामने लाना चाहूंगा, और हमारे सर बैठे हैं विक्रम सिंह जी। आमतौर पे राजनयिक ब्लैक मार्केटियर का सहारा लेते हैं राजनीति में आगे बढ़ने में, कार्यकर्ता जुटाने में, गाड़ियां इकट्ठा करने में, सम्मेलन करने में। और फिर जब कुछ बन जाते हैं तो ये ब्लैक मार्केटियर फिर अपना वसूलते हैं उनसे, और तमाम तरह का दबाव डलवाते हैं, अच्छे अधिकारियों पर भी दबाव डलवाते हैं। योगी जी जो है इस प्रभाव से मुक्त हैं। योगी जी के लिए के पीछे एक शक्तिशाली मठ है, संपन्न मठ है। कार्यकर्ताओं को जुटाना है, गाड़ियां अरेंज करनी है, खाना खिलाना है, करना है, तो वो मठ जो है उसको पे कर रहा है। तो योगी जी के ऊपर एक पैसे का कोई दबाव नहीं है, और इसीलिए उन्मुक्त भाव से वो खुद कार्य कर रहे हैं। और आप एसपी से बात कीजिए, एसपी को जो है वो खुली छूट दे रखी है
कि जो कुछ करे और किसी विधायक का जोर नहीं है। तो ये एक नेता भी डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार का प्रशासन देता है। नेचुरली अगर बहुमत अच्छा है तो ये काम आसान होता है, नहीं तो कुछ उनके अंदर के लोग ही दबाव डालें। लेकिन बहुत ज्यादा होने पर भी कई सरकारें पूर्व में आई, बहुमत बहुत था, लेकिन अगर ऊपर जो आदमी बैठा हुआ है, जो नेता है, वो उसकी विचारधारा इस तरह की नहीं है, वो जब आगे बढ़ने में 10 प्रकार के वेस्टेड इंटरेस्ट से प्रभावित रहा है, ब्लैक मार्केटिंग से प्रभावित रहा है, धर्म की या कास्ट की राजनीति कर रहा है जी, उन ग्रुप से प्रभावित रहा है, तो नेचुरली वो इस तरह के कर्रे काम नहीं कर सकता। और योगी जी का ही ये वो है कि पहली बार देखिए इकोनॉमिक इंटरेस्ट को जो है एड्रेस किया गया है। बुलडोजर की जो बात है, बुलडोजर जो है क्यों चल रहा है? क्योंकि कोई इस समय आदमी, कोई बदमाश किसी प्रकार का प्रभाव लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पे नहीं ला सकता है। पहले भी चल सकता था, पहले भी तमाम मकान बन गए, नोटिस पड़ी हुई है 10 साल से, कोई उसकी बॉदर नहीं कर रहा है, पैसा दे रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है और अपना काम चला रहा है। पहली बार ऐसा हुआ कि जो बदमाश थे उन्होंने गलत बनाया था, अगर नोटिस दी गई उनको, उन्होंने तोड़ा नहीं अपना, तो बुलडोजर से हो पा रहा है। तो ये इसीलिए हो पा रहा है कि योगी जी हर प्रकार के वेस्टेड इंटरेस्ट से फ्री हैं, कोई मतलब लिगेसी कोई नहीं है, लेके नहीं चल रहे हैं वो, तो ये उनके पक्ष में जाता है, इसलिए वो बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं बिना किसी इन्फ्लुएंस के। ये एक लेगेसी का इशू आपने रखा है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि एक नहीं, ठीक है, बहुत वैलिड पॉइंट है आपका कि हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है तो मैं कुछ भी कार्रवाई करूंगा, मुझे कोई एहसान थोड़ी किसी का कि आपने मुझे चुनाव जीतने में मदद की थी इसलिए मैं आपको मदद करूंगा। लेकिन मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना, कुछ सेकंड का ब्रेक है, लौट के आता हूँ। उसके बाद आजाद साहब अब वहाँ पे आते हैं रेमेडी पे, कि मुझे लगता है कि मैं चूंकि अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूँ कि जब तक इकोनॉमिक नेक्सस को तोड़ेंगे नहीं तब तक बात बनती नहीं, क्योंकि एक जेल से भी चलता रहता है, उनके फंडर वहीं पे हैं, उसको एग्जीक्यूशन करने के लिए भी हैं, 10-10 सीए लगे हुए हैं, फर्में बनी हुई हैं। तो एक क्रैकडाउन शायद इस तरफ भी होना चाहिए कि जो ये फंड है इनका, जो वो इकोनॉमिक सिस्टम चल रहा है, उसको कैसे तोड़ा जाए। इस पर बातचीत करेंगे, छोटे से ब्रेक के बाद लौट के आते हैं। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और आज हम बातचीत कर रहे हैं कि ये जो उत्तर प्रदेश में माफियाओं का संजाल है, इसको कैसे तोड़ा जाए। और हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं जिनसे हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक मामूली सा गुंडा बहुत कम उम्र में एक मर्डर करता है, एक अपराध करता है, फिर बड़े अपराध करता है, फिर राजनीतिकों की मदद करता है, फिर वो उनके लिए काम करता है, फिर वो खुद बन जाता है MP MLA, उसके बाद वो अपना राम राज्य स्थापित करता है। वही कोर्ट है, वही कचहरी, वही हवलदार, वही DGP, वही CM, सब कुछ वही है, लेकिन साम्राज्य उसका चलता रहता है क्योंकि एक इकोसिस्टम वो क्रिएट कर देता है। उसको कैसे तोड़ा जाए? आजाद साहब, मेरे मन में दो हैं, आप चाहे तो कुछ और भी सुझाव। मुझे लगता है कि एक तो इकोनॉमिक सिस्टम को तोड़ना जरूरी है, दूसरा जो पुलिस की एक प्रोफेशनल टीम होनी चाहिए। मैं उधर पुलिस सुधार की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं एक प्रोफेशनल टीम होनी चाहिए जो इन्वेस्टिगेट करे प्रोफेशनली, जिसको इकोनॉमिक ऑफेंस की अच्छी समझ हो, जिसको तार जोड़ने की अच्छी समझ हो, मतलब इंटर लेवल पे उसकी बहुत अच्छी समझ होनी चाहिए। आपका सुझाव सर? पहली दो मुद्दों पर आपने मुझे कहा है बात करने की। मैं शुरुआत इससे करता हूं कि हमारी प्रजातांत्रिक प्रणाली में जाहिर है बहुत दोष है। अगर दोष रहित होता तो अच्छे लोग चुन के क्यों नहीं आते? तो इस पे हमें बहुत ही गंभीरता से सोचना चाहिए कि अगर हमारी इस डेमोक्रेसी में इस तरह के लोग अगर आ रहे हैं, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स वाले या बिल्कुल ही निकम्मे जो भाषण नहीं दे सकते, बोल नहीं सकते, किसी सब्जेक्ट पे बात नहीं कर सकते, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अलावा और कुछ नहीं सोचते, तो यानी कुछ दोष है। दूसरी बात, क्या हमारी चुनाव प्रणाली अब जब भ्रष्टाचार रहित हो सकती है? बिल्कुल नहीं। चाहे वो फंडिंग की बात हो, चाहे वो किसी भी तरह से किसी पार्टी के आयोजन करने की बात हो, कार्यक्रमों को ये करना हो, आज भी इस देश में इलेक्ट्रल फंडिंग के बारे में कोई कुछ नहीं बोलता। मैं ये कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार की शुरुआत जो हो रही है वो इसलिए हो रही है कि हम कुछ जो सामने हमारी चीजें हैं उसको हम अनदेखा कर रहे हैं, तो यही चीज जो है वो नीचे जाती है। और आज जो हमारी पूरी राजनीति है वो तहसील, थाने, इसी से चलती है।
अगर कोई गुंडा 10 बार अगर जूते नहीं खाए पुलिस से, पिटे नहीं तहसीलदार से, तो नेता बनने के लिए तो ऐसी चीज बहुत अच्छी है, ग्रेजुएशन डिग्री उसी से मिलती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैंने 20 या 30% हमारे राजनीतिक भी बहुत ही अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, कई इतने परिपक्व हैं कि अपना जो भी धंधा करे लेकिन अच्छे कलेक्टर एसपी को तंग नहीं करते, उनकी तारीफ करते हैं। अब सवाल ये है कि ये जो फंडिंग सिस्टम है ये कैसे ठीक होगा? ये तभी ठीक होगा जबकि पारदर्शिता आए। पारदर्शिता के खिलाफ हैं हम बिल्कुल। आरटीआई कानून आया वो भ्रष्टाचार को एक्सपोज करने के लिए, आज आरटीआई कानून सिसक रहा है, एक तरह से पूरा सिस्टम सिसक रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं, मैं ऊपर से ही ऐसे अंदेशे या दिशा इस तरह की है जिसमें कि वो पारदर्शिता इस स्तर पे नहीं आती। तो मुझे कोई आशा नहीं है कि इस सिस्टम में कोई बदलाव होगा। हाँ, ये जरूर है कि अच्छे लोग आएंगे। आज भी मेरी ये सोच है कि भारतवर्ष अगर इतना अच्छा कर रहा है तो 20% या 25% लोगों के दम पर ही, जो कि बिल्कुल ही ब्रिलियंट हैं, बेबाक हैं, ईमानदार हैं और गजब के हैं, और वो सारे प्रोफेशन, चाहे वो आर्मी हो, लॉयर्स हो, पॉलिटिशियंस हो। दूसरी बात आपने कही व्यवसायिक दक्षता की। व्यवसायिक दक्षता तो आपने प्रयागराज पुलिस की देख ली कि किस प्रकार से, और मैं बोल बोल के इस पर थक चुका हूं, कि जिस तरह के उन्होंने एक सिक्योरिटी का मजाक उड़ाया, दो दुर्दांत ऐसे गैंगस्टर को इस तरह की सिक्योरिटी देके जहां पीछे से टहलते हुए पुलिस वाले जा रहे हैं। तो ये हमारा प्रोफेशनलिज्म है इस लेवल पे। जबकि यूपी पुलिस कितना अच्छा कार्य कर रही थी, पहली बार उस डॉन को सजा मिली और अभियोजन बहुत ही अच्छा चल रहा था। 1 और 2 में सजा हो जाती तो कितना नाम हो जाता, लेकिन उसको हमने डिबॉच कर दिया, एक बिल्कुल ही अनप्रोफेशनल एटीट्यूड। अब सवाल आता है इन्वेस्टिगेशन का, जो आपने कहा। इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेशन के बारे में द्विवेदी जी ने ही बहुत अच्छी बात कही कि ईओडब्ल्यू में ऐसे लोग पोस्ट किए जाते हैं जो कि बिल्कुल ही सारी चीजों को माने। और हमारे यहाँ भी एक चीज मैं आपको बताऊं, जबकि राम ने अगर श्याम को मारा तो वो जो केस है वो थानेदार ले लेता है फट से, क्योंकि सारी चीज मालूम है। और अगर कोई उसमें सहकारी बैंक संस्था के बारे में कोई घपला है तो वो एक हवलदार या एएसआई को दे देता है, जो कि रिटायर करने पे है। हम जो भारी चीज है उससे भागते हैं। करेक्ट। और इसके लिए मैं समझता हूं बहुत ही ज्यादा प्रयास करने पड़ेंगे। लेकिन के लिए कोई समय है नहीं पुलिस के पास। पुलिस इतना व्यस्त है कि मैं नहीं समझता उसके लिए वो हाल ही में इसके बारे में कुछ इंप्रूवमेंट हो सकता। जी आजाद साहब, एक बहुत अच्छी बात आपने कही। देखिए, इकोनॉमिक जो क्राइम होते हैं ना, ये इसका रूप इतना बदल रहा है इस समय टेक्नोलॉजी के एज में। इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पुलिस में लोग इस तरह नहीं होंगे काबिल, डेफिनेटली होंगे, लेकिन एक डिफरेंट स्किल सेट की ज़रूरत है वहाँ पे जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस को पकड़ सके। और मुझे ऐसा लगता है कि विक्रम सर, आपसे सवाल है मेरा, टूटेगा कि नहीं टूटेगा ये नेक्सस? ये नेक्सस, मैं तो वैसे बिल्कुल ही आशावादी हूं, ऑप्टिमिस्ट हूं, लेकिन अभी फिलहाल इस आपके प्रश्न पे मैं पूरी तरीके से निराशावादी हूं। क्योंकि मैंने बहुत रेजिम्स देखी हैं, लेकिन अभी तक कोई आशा की किरण या इंद्रधनुष दिखाई नहीं पड़ रहा है। नंबर 1, जिस चीजों में आपको अपेक्षा थी, यशोवर्धन जी ने भी जिससे प्रकाश डाला, एमपी एमएलए स्कोर बनी, लेकिन क्या वो पर्पस सर्व कर रही है? नहीं कर रही है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था स्मार्ट पुलिस, और SMART को लेकर के उन्होंने बहुत सुंदर एक्रोनिम दिया। पूरा दिन उन्होंने हमारे DGP's कॉन्फ्रेंस में, जो कि अभूतपूर्व था। लेकिन हम क्या स्मार्ट हो रहे हैं या नॉन स्मार्ट हो रहे हैं? ये हमारे विद्वान मित्र भी समझ रहे, मैं भी समझ रहा हूं। अब बात आती है इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग की। अरे पहले के जमाने में ये होता था, स्पेशल रिपोर्ट केस में अगर इतने हजार से ऊपर का कोई अगर अपराध हो गया है, चोरी क्यों ना हो, वो स्पेशल रिपोर्ट होती थी, उसका पर्यवेक्षण DIG करते थे। आज करोड़ों अरबों की चीज है। जो आपने स्किल सेट्स की बात की है, वो स्किल सेट्स हमारे पास नहीं है। SFIO, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन हमारा विजिलेंस हो, एंटी करप्शन हो या इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग हो, जो स्किल सेट होना चाहिए हम समझते हैं STF की तरह यहाँ पर भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इनकम टैक्स ऑफिसर्स और भी विशेषज्ञ होने चाहिए, जो कि हमारी विवेचना में गुणवत्ता ले आए। ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, लेकिन कन्विक्शन रेट इस पे भी हमारा बड़ा लो है। बड़ा लो इसलिए क्योंकि हमारी इन्वेस्टिगेशन में गुणवत्ता ही नहीं है। इन्वेस्टिगेशन में सुधार किस तरीके का हो?
हमारे पुलिस में इन्वेस्टिगेशन और उसके रिफ्रेशर्स और उसकी ट्रेनिंग के ऊपर बल दिया जाने की जरूरत है। पुलिस विभाग में जो स्वायत्ता की बात है, वर्तमान में जितनी स्वायत्ता आज मिली है इतनी स्वायत्ता मैंने नहीं देखी है, और इसका लाभ उठाते हुए पुलिस नेतृत्व को चाहिए कि पुलिस की व्यावसायिक दक्षता को बढ़ाने के लिए चाहे बाहर से कोर्सेस करवाएं, चाहे हमारे यहाँ भारत में भी कोई प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, लेकिन आवश्यकता इस बात की है राइट मैन एट द राइट जॉब। जो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं उनको इन्वेस्टिगेशन कराएं, जो फील्ड वर्क कर सकते हैं फील्ड वर्क करें, जो इंटेलिजेंस के लिए जिनका डीएनए बहुत बढ़िया वो विक्रम सर, एक चीज मुझे बताइए, मैं अपनी जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ, मुझे आइडिया नहीं है, क्या पुलिस विभाग में बहुत अच्छे आईआईटी वगैरह के इंजीनियर्स के रिक्रूटमेंट होते हैं क्या? बहुत हैं, हमारे यहाँ एक बड़ी संख्या आईपीएस अधिकारियों की है। हाँ। यहाँ तक कि डिप्टी एसपी में भी आपको आईआईटी मिल जाएंगे। नहीं, वो वाले नहीं कि आईआईटी करके आईपीएस बन गए, वो वाले नहीं। ना, पहले से जो उनका चयन होता है तब तक वो आईआईटी कर चुके होते हैं। नहीं, विक्रम सर, मेरा सवाल ये नहीं है आईआईटी करके आपने आईएएस निकाला, यूपीएससी किया, वो अलग बात है, आईपीएस बन गया आप। आईआईटी इंजीनियर क्या इस बात के लिए हायर किया जाता है कि वो साइबर क्राइम की सेल को हेड करेगा? वो हो सकता कभी कभी वर्दी नहीं, केवल टी शर्ट पहन के आए, ऐसे लोग हैं क्या? ना, ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग एसटीएफ में मैंने भी हायर किए थे, जो कि साइबर क्राइम को ले लीजिए, ये चाहे इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस, वो लड़के आकर के घंटों का काम, महीनों का काम, हाँ, तो ये जो प्रोफेशनलिज्म, उसके बावजूद अगर इतना हीला वाली, इसका मतलब फिर सिस्टमिक प्रॉब्लम हो रही है कि अगर आपने इतने टैलेंटेड लोगों को रखा है और फिर भी नहीं आप ट्रैक कर पा रहे हैं, मुश्किल है ना फिर तो सर? मैं ये तो सवाल कर रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल सही आपका सवाल बिल्कुल सही है। और इसमें जहां पर अपवाद के स्वरूप में रखते हैं वहां एक इसको स्ट्रक्चर करके, सिस्टमेटाइज करके, स्टैंडर्डाइज करके इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। जी, दिल से मैं आपके पास आ रहा हूँ। एक सवाल जरा गुप्ता जी से ले रहा हूँ। गुप्ता जी, एक बात अभी आजाद साहब ने बहुत इंटरेस्टिंग कही कि ये जो सिस्टम है ना, वो बड़ा मुश्किल के दौर में गुजर रहा है, अलग अलग लेवल पे रूप बदलते हैं, छलिया है ये मार्केट, है ना, फाइनेंस के घोटाले तरह तरह के रूप बदल के आते हैं, उसको कैसे चेक किया जाए? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि अगर किसी समस्या के आप जड़ को नहीं समझेंगे, उसके मूल प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे, तो वो रूप बदल के कैसे खड़ी हो जाएगी। आप ऊपर ऊपर खाली एनकाउंटर करते हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। मूल पे प्रहार होना चाहिए, जो आजाद साहब कह रहे हैं। आप तो सर साइबर क्राइम पे भी आपने बहुत किताबें लिखी हैं, क्या ये एक डीप रूटेड चीज है जिसको तोड़ने की जरूरत है? क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब तक फाइनेंस का नेक्सस नहीं टूटेगा, अपराधियों पर कंट्रोल हो ही नहीं सकता। जेल से बैठ के चलाएंगे, वो पैसा तोड़ो, कमर तोड़ो उनकी, फिर वो जिगाना पिस्तल नहीं खरीद पाएंगे, कट्टे से काम नहीं चलेगा आजकल। जी गुप्ता जी। नीरज जी, थोड़ा सा 2-3 बिंदुओं में आपकी बात का जवाब देता हूं। पहला, आपने अभी साइबर के बारे में पूछा था। मोटे तौर पर पूरे देश में साइबर सुरक्षा के लिए मंत्रालयों में, पुलिस विभाग में, अन्य जगहों पर मेजॉरिटी ऑफ द जो टीम है, स्टाफ है, वो ठेके पर है। हमारे पास फुल टाइम लोग नहीं हैं। जिस लेवल पर अपराध है, जिस लेवल पर प्रॉब्लम है, और फंडामेंटली हमारे पास कोई कानूनी व्यवस्था है ही नहीं। साइबर अपराध बढ़ गए हैं, कानूनी व्यवस्था ही नहीं है, और उसमें एक बेसिक फ्लॉ ये है कि संविधान के अनुसार जो साइबर है वो केंद्र सरकार के अधीन है और पुलिस प्रशासन वो राज्यों के अधीन है। तो पूरे देश में एक अराजकता का माहौल है और कहीं कोई किसी तरह की, मुझे नहीं लगता है कि कोई डिसिप्लिन है। ये पहली बात है। दूसरी बात, जब हम अतीक की बात करते हैं तो मुझे एक ऐसा, जब आपने बोला कि सुधार कैसे होगा, सुधार के लिए समस्या का होना जरूरी है, समस्या का आकलन करना जरूरी है। हम एक मीडियोक्रेट एक हमारे समाज में रह रहे हैं जहां पर कि हम छोटी छोटी बातों को वीडियो बनाते, छोटी छोटी बातों में पुलिस परेशान रहती है, इसने ये ट्वीट कर दिया, इसने ये कर दिया, सोशल मीडिया कर दिया, ये कर दिया। जो वास्तविक अपराध हैं, बड़े अपराध हैं, उनका ना ही उसमें अपराधियों को बंदी बना पाते हैं, ना ही उनका प्रोसिक्यूशन कर पाते हैं। जेल हमारे यहाँ पर अपराध की सबसे बड़ी पाठशाला और प्रशिक्षण केंद्र बन गए हैं। और जो सबसे आखिरी बात, महत्वपूर्ण बात है कि अगर अतीक अहमद का फास्ट ट्रैक ट्रायल करके हमने कैसे कितने केसेस देखे कि रेप के मामले में 1 हफ्ते में ट्रायल होता है और 1 महीने में फांसी की सजा हो जाती है। तो अगर अतीक को 1 महीने में कानून के शासन से फांसी की सजा होती तो मैं समझता हूं कि वो उत्तर प्रदेश सरकार के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती। लेकिन पुलिस के जब रिमांड के समय में उसकी हत्या होना, मैं समझता हूं कि वो बहुत बड़ा अपराधी था, लेकिन उसके बावजूद भी उसको हीरो बनने का एक मौका दिया गया और एक कहीं ना कहीं से कानून का जो सिस्टम है वो एक कंप्रोमाइज हुआ। तो कानून का शासन स्टेब्लिश करने के लिए
जो बेसिक जो सेंटर में सियासत नहीं होनी चाहिए, सेंटर में राजनीति नहीं होनी चाहिए, सेंटर में दूसरे कंसिडरेशन नहीं होने चाहिए, सेंटर में जब कानून को हम बोलते कानून के सामने सब बराबर हैं, तो जो भी अपराधी हो उस अपराधी को टॉप प्रायोरिटी में करके हमको प्रायोरिटाइज करना देखना पड़ेगा कि अदालतों का, पुलिस का, कोर्ट कचहरी का जो सिस्टम है उसमें छुड़वैये लोग विक्रम सिंह साहब हैं, इनकी नोटिस पर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में कोरोना पीरियड के 6 लाख मुकदमे खत्म हो गए, लेकिन 50 लाख मुकदमे आज भी बेवजह के हमारे पास हैं। कोरोना पीरियड में 2 करोड़ मुकदमे अदालतों में बढ़ गए। तो जब हम छोटे छोटे मामलों में ज्यादा तवज्जो देंगे तो बड़े बड़े मामले निगाह से ओझल हो जाएंगे और अतीक जैसे लोग बनते रहेंगे। इसलिए ये समस्या है पारदर्शिता के साथ साथ सिस्टम को रेशनल बनाने की, तभी इस जड़ से मुक्ति मिलेगी। द्विवेदी जी, आपका सर कमेंट। रंजन सर। नीरज जी, हमारा आपसे एक प्रश्न है। आपने ये कहा कि हम सुधार की बात नहीं कर रहे हैं। आप सुधार की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, जब तक कि पिछला पुलिस कमीशन जो है 1902 का था, 1902 के बाद 1980 में पुलिस कमीशन स्थापित हुआ, लेकिन उसकी रिकमेंडेशन को ताक पर रख दिया गया। तो अगर हम जो है 100 साल पुरानी व्यवस्था को चलाएंगे तो उससे हम आज का अपराध कैसे हम रोक सकते हैं? बहुत आपको तो बल्कि एक सेशन पूरा करना चाहिए पुलिस रिफॉर्म के ऊपर। जब तक ये व्यवस्था, इसमें आमूल चूल परिवर्तन नहीं होगा, तब तक हम कोई आशा नहीं कर सकते कि हम जो है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को इफेक्टिवली रोक सकेंगे। और द्विवेदी सर, मेरा आपसे प्रॉमिस है कि इस पे मैं 1 घंटे का शो करूंगा, पुलिस रिफॉर्म पे पूरा शो करूंगा जी। या और जो इस समय देखिए, आपको बताएं, एक से एक अच्छे अधिकारी हैं। राजकुमार विश्वकर्मा जो इसमें डीजीपी हैं यूपी के, उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पीएचडी कर रखी है। वो हमारे साथ कई बार रह चुके हैं, ऑनलाइन प्रोग्रामिंग करते थे ऑरेकल में। तो लेकिन सिस्टम ऐसा, उनको रखा गया कहां पे? उनको इन सब चीजों से दूर रखा गया। और अब जाकर के जो है डीजीपी के पद पे आए हैं, तो जो इसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि किस प्रकार से साइबर क्राइम रोका जाए और पुलिस फोर्स की गुणवत्ता बढ़ाई जाए। एक और बात बताया आपको सर, 1 मिनट। जब पिछली भर्ती बोर्ड में भी था, जब भर्ती हुई, आपको ताज्जुब होगा, 50,000 में से 11,000 सिपाही ऐसे भर्ती हुए जो कि कंप्यूटर लिटरेट थे। वो कंप्यूटर का ज्ञान था। कई उसमें टेक्नोलॉजी के लोग भर्ती हुए जिन्होंने बीटेक कर रखा है। तो अब लेकिन एक सिस्टम में जब तक ये हमें बोध नहीं होगा कि इस ऊर्जा को किस प्रकार से और बढ़ाया जाए, इसे कैसे जो है हम जिम्मेदारी दें और ट्रेन करें, तब तक जो है, और ये तभी कब होगा जब आमूल चूल परिवर्तन हो व्यवस्था में, और इकोनॉमिक ऑफेंसेस का इंपॉर्टेंस, उसका लोगों को बोध हो, उसको सेंटर स्टेज किया जाए। और ये छोटी चोरी, स्नेच सब जरूरी है, ठीक है, लेकिन जहां पे हमारा फोकस होना चाहिए वहां फोकस एकदम नहीं है। और जब तक पुलिस रिफॉर्म नहीं होगा तब तक ये फोकस आएगा भी नहीं। करेक्ट सर, ये तो मतलब मैं इसलिए उस पर नहीं जाना चाहता था पुलिस रिफॉर्म पे कि फिर वो एक पूरी चर्चा उस तरफ चली जाती, इसलिए मैं इसको रख रहा था कि यहाँ बिल्कुल कंसाइज मैं चूँकि आज जो माफियागिरी और ये सब पूरा सिस्टमिक प्रॉब्लम है उस पर हम बातचीत करते। लेकिन आपने बहुत अच्छा पॉइंट रखा। मैं तो बहुत दिन से कह रहा हूँ कि, और मैं आप सारे लोगों को इनवाइट करता हूँ जो इस पैनल में बैठे हैं, कि हम लोग इसी पे डिस्कस करेंगे कि प्रोफेशनल पुलिस कैसे बने। हम लोग ये पिक्चर देखते हैं ना, उसमें मुझे बड़ी गजब की पुलिस दिखती है, वो इतनी हाई इंटेलेक्ट की होती है, तो मुझे लगता है कि शायद वैसी होती होगी, लेकिन अब ऐसा लग रहा नहीं वैसी नहीं होती है। इसीलिए मेरा वो सवाल था, मुझे नहीं मालूम था कि पुलिस में अगर आईआईटी पास लड़का सिर्फ इसलिए आया कि वो साइबर क्राइम रोकेगा, वो चश्मा भी लगाता है, वो बहुत दुबला पतला है, वो 10 पुशअप नहीं मार सकता है, तब भी उसको रखिए, क्योंकि उसका दिमाग का काम लेना, उससे डंडा नहीं चलवाना है। तो ये होना चाहिए, लेकिन मैं इस पर चर्चा करूंगा। आज का समय इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप सब लोगों का जुड़ने के लिए। और हमें ऐसा लगता है कि अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति और आप जैसे पुलिस वालों की इच्छा शक्ति एक साथ मिलेगी तो इस माफियागिरी से अंत जरूर मिलेगा, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, किसी भी राज्य में। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कैसे करते हैं ट्रेड? ट्राई 5 पैसा।